Hello learners, I am Sanjana and I'm here to take a session on Rise of Nationalism in Europe, which is a history chapter of class 10th. And I'm making this from the point of view of board exam as the board of class 10th is approaching. But definitely it can give you a very good understanding if you are watching this video for any other purpose of learning. So let me just give you a good overview of this chapter and help you in developing a better understanding. So basically, the medium of my communication is going to be both English and Hindi. Uh, the chapter begins, okay, let me give you an introduction. अगर मैं आपको बहुत short में बताऊं कि इस chapter में हम क्या पढ़ने वाले हैं, so basically take the understanding कि यूरोप में पहले नो नेशन का कॉन्सेप्ट था, नो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट था. What is no nation state, what is nation, what is no nation, everything will be explained to you. So basically हम आज जिस you know state में रहते हैं, that is of being in a clearly defined territory. So countries exist क्योंकि उनकी एक defined territory है. और कंट्री बनाने के पीछे सैक्रिफाइस होता है, डिवोशन होता है, एक कंट्री के लोगों की कॉमन आइडेंटिटी होती है. So I have actually given you some important terms like common identity, a clearly defined territory, a feeling of love towards a nation, devotion, sacrifice. All these together make nation and further nation state. So basically इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे कि कैसे ये नेशन का आइडिया, नेशन स्टेट का आइडिया यूरोप के लोगों के दिमाग में बैठा और कैसे दे ट्राइड टू स्टार्ट देयर जर्नी इन जर्नी टू क्रिएट अ नेशन स्टेट. ऑलराइट, सो इस चैप्टर में हम नो नेशन से नेशंस एंड नेशन स्टेट बनने की जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं. सो चैप्टर जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है एक बड़ी अच्छी पेंटिंग से. आपके फर्स्ट पेज पे पेंटिंग दी है फ्रेडरिक सूरो की पेंटिंग. ठीक है, फ्रेडरिक सूरो फ्रेंच आर्टिस्ट थे एंड उन्होंने पेंटिंग कब बनाई थी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 1848 में. उनकी पेंटिंग का नाम वाज द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स. सो दिस इज डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट व्हाट इज हैपनिंग इज कि उस पेंटिंग में वो डिपिक्ट क्या कर रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है. सो वो उन्होंने जो उस पेंटिंग में डिपिक्ट किया है, पहली बात तो ये है कि वो यूटोपियन विजन है. ठीक है, यूटोपिया क्या होता है? बेसिकली एक इमेजिनरी सोसाइटी है, ठीक है, जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है. सो वो जो पेंटिंग है वो उनकी इमेजिनेशन है एक तरीके से. ठीक है, जो बहुत ही रेयरली, बहुत ही मुश्किल से मे बी रियलिटी में एग्जिस्ट करे. ठीक है, सो वो पेंटिंग में ऐसा क्या दिखा रहे हैं? सो वो पेंटिंग में ये दिखा रहे हैं कि लोगों की एक लाइन है. ठीक है, लोगों के हाथ में फ्लैग है, लोग मार्च करते हुए जा रहे हैं एक स्टैचू के पास. ठीक है, और स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ लिबर्टी. ठीक है, आपने सुना होगा इसके बारे में. एक हाथ में उनके टॉर्च होता है, टॉर्च, मशाल, लॉट, इट इज ऑल्सो नोन एज टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट. एंड एक हाथ में उनके बुक है, बुक जिसमें चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन है, बेसिकली राइट्स लिखे हैं लोग पे. ठीक है, सो ये चीज है. अब लोग उनके टुवर्ड्स मार्च करते हुए जा रहे हैं. ऊपर से द एंजल्स, द गॉड, एवरीबॉडी इज गेजिंग. ठीक है, यानी कि वो देख रहे हैं उनको. और जब लोग जा रहे हैं ना, तो वो अपने नीचे कुछ अपने पैरों से कुचलते हुए जा रहे हैं. सो ये चीजें हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग? सो जो लोग हैं वो पीपल बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंट्रीज को. ठीक है, बेसिकली उनके हाथ में फ्लैग है, वो अपना जर्नी दिखा रहे हैं टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ नेशंस. ठीक है, जो लोग उसको लीड कर रहे हैं जैसे यूएसए हो गया, वो तब तक ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके थे, उनके पीछे फॉलो कर रहे हैं फ्रांस. ठीक है, देन अदर यूरोपियन नेशंस. ठीक है, उसके बाद व्हाट इज हैपनिंग इज कि वो लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी के टुवर्ड्स जा रहे हैं. तो क्या दिखा रहा है
कि उनके हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है, यानी कि डेफिनेटली लोग अब जागरूक हो रहे हैं। किस चीज़ के बारे में अवेयर हो रहे हैं? दे आर बिकमिंग अवेयर ऑफ देयर राइट्स, ऑफ देयर लिबर्टी, देयर फ्रीडम, दे वांट टू क्रिएट अ नेशन, देयर ओन कॉमन आइडेंटिटी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें। और ऊपर से जो गॉड गेज कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, वो एक ब्रदरहुड की फीलिंग डेवलप कर रहे हैं। एंड जैसे ही जिन चीज़ों के ऊपर वो जा रहे हैं, तो आप देखोगे उस पेंटिंग में क्राउन्स वगैरह दिखा रहे हैं, उसके ऊपर लोग जा रहे हैं, यानी कि मोनार्की को क्रश करते हुए लोग जा रहे हैं। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन, ये आपके न्यू वर्ड्स में भी दिया है, ठीक है। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन यानी कि जिसके हाथ में सारी पावर है, ठीक है, उसको क्रश करते हुए लोग वहां से जा रहे हैं। सो बेसिकली एक जर्नी दिखा रहा है कि कैसे लोग एनलाइटन हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, ठीक है। सो फ्रेडरिक सोरो की जो पेंटिंग थी वो एक यूटोपिया थी। यूटोपिया मतलब ये जस्ट एक इमेजिनेशन थी। क्या ऐसा रियलिटी में हुआ था, ये हमें आगे पता चलेगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो मैंने आपको कुछ टर्म्स बताए थे, नेशन, नेशन स्टेट, मॉडर्न स्टेट, ऑलराइट। सो ये तीनों वर्ड्स में ना कुछ कॉमन चीज़ें हैं। नेशन, अगर मैं आपको नेशन की बात करूं, आज के टाइम पे अगर हम जहाँ रहते हैं, ठीक है, उसकी एक क्लियरली डिफाइंड बॉर्डर होता है, ठीक है, क्लियरली डिफाइंड बॉर्डर है। उसके अगर हम अंदर रह रहे हैं तो हम उस टेरिटरी का हिस्सा हैं। उस बॉर्डर के अंदर रह रहे हैं, उस पीस ऑफ लैंड पे, तो हम वहाँ के सिटीजन हैं। दैट मेक्स अ कंट्री, ठीक है। सो नेशन जो है, नेशन बना है बहुत सारी चीज़ों से। एक्चुअली नेशन एक दिन में नहीं बना है। नेशन बना है सैक्रिफाइस से, डिवोशन से, डेफिनेटली देशभक्ति, डेफिनेटली बहुत सारे बलिदान हुए, ठीक है। बहुत our foremothers, they have struggled a lot to give us what we have today. तो definitely nation वैसे बना है। अब अगर मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, तो सोर्स ए, ठीक है, अर्नस्ट रेनन ने नेशन की डेफिनेशन दी है उनके एसे में, व्हाट इज अ नेशन। सो वो पढ़ना बहुत ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि उसमें उन्होंने बताया है कि नेशन की एग्जिस्टेंस क्यों ज़रूरी होती है, क्योंकि वो हमें लिबर्टी गारंटी करती है, ठीक है। नेशन में डेली किसी ना किसी चीज़ पर डिसीजन लिया जाता है, जिसको उन्होंने प्लेबिसाइड बताया है। सो नेशन के बारे में उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली है, जैसे वो सैक्रिफाइस, डिवोशन, सब कुछ इन्वॉल्व करता है। सो दैट व्हाट मेक्स द नेशन। सो अर्नस्ट रेनन के बारे में ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो उन्होंने नेशन को डेफिनेटली डिफाइन किया कि वो एक दिन में तो बन नहीं सकता, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। नेक्स्ट कम्स द नेशन स्टेट। अब नेशन स्टेट क्या होता है कि एक आप टेरिटरी में तो रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके बीच में एक आइडेंटिटी तो होनी चाहिए जो कॉमन है, जो आपके अंदर वो फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म लाती है। सो नेशन स्टेट इज हैविंग अ कॉमन आइडेंटिटी एंड अ शेयर्ड हिस्ट्री। Alright, now what is, if I talk about us, okay, what is our common identity? कोई भी गुजराती हो सकता है, मराठी हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, but our common identity is that we are Indians, all right. And the second thing is having a shared history. So definitely मेरे फोर फादर्स ने उतना ही स्ट्रगल किया जितने आपके फोर फादर्स ने किया है टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। सो ये दो चीज़ें हैं। सो डेफिनेटली वी मेकअप अ नेशन स्टेट। सो यही आइडिया आप यूरोप में अप्लाई कर दो, ठीक है, वहाँ पे लोग एक कॉमन आइडेंटिटी और शेयर्ड हिस्ट्री के लिए बात कर रहे हैं। ऑलराइट, अब क्या होता है मॉडर्न स्टेट। मॉडर्न स्टेट में क्या होता है, एक सेंट्रलाइज्ड पावर होती है एक टेरिटरी पे। सो डेफिनेटली ये तीन वर्ड्स आप देखोगे ओवरलैप कर रहे हैं, और यही जर्नी है इस चैप्टर में, यही जर्नी शो की है कि कैसे पहले नेशन स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे और कैसे इनका क्रिएशन होता है। सो यूरोप में सबसे पहला रेवोल्यूशन जिसने एक्चुअली पूरे यूरोप को इन्फ्लुएंस किया था वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। ऑलराइट, सो इसके बारे में 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है कि वहाँ का जो मोनार्क रूलर था दैट वाज लुई 16, ठीक है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में उनको हटाया गया था पावर से। ऑलराइट, सो ये जो रेवोल्यूशन है, इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो हमें ड्राइव कर रही है पढ़ने के लिए।
सो इस रेवोल्यूशन में ना फ्रेंच लोगों ने, ठीक है, फ्रांस के लोगों ने एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाई। कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब एक कॉमन प्रॉपर आइडेंटिटी बनाई, ठीक है। और उसको बनाने का रिजल्ट क्या हुआ कि पावर मोनार्की से ट्रांसफर हुई बॉडी ऑफ सिटीजन पे, ठीक है। सो बेसिकली ये फ्रेंच लोगों की अवेयरनेस की वजह से मोनार्की से पावर लेके अपने पास पावर ट्रांसफर कर पाए। सो उस चीज को पाने के लिए उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए। सो हमारे लिए फ्रेंच रेवोल्यूशन इस चैप्टर में क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हाउ थ्रू फ्रेंच रेवोल्यूशन एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनी, ठीक है। एक कलेक्टिव आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने क्या बोला कि इस चैप्टर में हमें देखना है कि कैसे फ्रॉम नो नेशन स्टेट हम नेशन स्टेट बनाते हैं, यानी कि फ्रॉम नो कलेक्टिव आइडेंटिटी हम कलेक्टिव आइडेंटिटी के टुवर्ड्स जाते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल आपको मिलता है फ्रांस से। तो फ्रांस में काफी सारे चेंजेस हुए थे, ठीक है, टू क्रिएट दिस कलेक्टिव आइडेंटिटी। सो द टू words that, French words that have been used are la patrie and les citoyens. The first one means the fatherland and les citoyens means the citizens. तो ये दोनों आइडियाज बेसिकली यूज किए गए कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने के लिए। फिर वहाँ पे उन लोगों ने फ्लैग भी चेंज कर दिया। सो जो पुराना फ्लैग था मोनार्की के टाइम से उसको रिप्लेस करके उन्होंने ट्राई कलर फ्लैग जिसमें है रेड वाइट एंड ब्लू, ऑलराइट। तो ये ट्राई कलर 3 कलर फ्लैग इन्होंने डेवलप किया टू क्रिएट दिस आइडेंटिटी। Then thirdly, they adopted certain changes like uniform weights and measures का तरीका उन्होंने अपनाया। उन्होंने जो किंग के टाइम पे मीटिंग होती थी, हमने पढ़ा था स्टेट्स जनरल, ठीक है, उसका नाम बदल करके कर दिया नेशनल असेंबली, जिसमें उन्होंने खुद के लोगों को इलेक्ट किया। तो पहले के टाइम पे तो इलेक्टेड लोग तो होते ही नहीं थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट होते थे, लेकिन नेशनल असेंबली में अब इलेक्टेड लोग आने लगे। ऑलराइट, देन उन्होंने इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, बेसिकली दिस इज द टैक्स रिलेटेड थिंग, ये अबॉलिश कर दिया, हटा दिया। उसके बाद और क्या किया गया, उन्होंने उन्होंने ओथ्स लिए, प्लेजेस लिए, ठीक है, ये आइडेंटिटी बनाने के लिए अपने से वादे किए। उन्होंने न्यू हाइम्स, ठीक है, हाइम्स क्रिएट किए और अपने मार्टियर्स, अपने शहीदों को याद किया, ठीक है। एक कॉमननेस लाने के लिए वो एक स्पार्क लाने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने पास्ट को भी याद कर रहे थे और वो उस यूनिटी को बनाने के लिए अपने प्रेजेंट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। they tried to bring good amount of changes. उन्होंने रीजनल लैंग्वेजेस को यूज करना बंद कर दिया, बिल्कुल, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम फ्रेंच लैंग्वेज को ही यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम एक लैंग्वेज बोलेंगे तो हम इजीली कम्युनिकेट कर पाएंगे। अगर मैं अपने फेलोमेट की बात समझ पा रही हूँ देन डेफिनेटली हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, और अगर ऐसे सारे सिटीजन ऑफ फ्रांस कर पाएंगे तो डेफिनेटली हमारे अंदर एक कॉमननेस आ जाएगी। सो दिस कलेक्टिव आइडेंटिटी वाज आल्सो pushed through the usage of French language. Then centralized administrative system ले आए, ठीक है, common administrative system ले आए। Then focus on equal rights. These things became very important. So basically वहाँ पे अब मोनार्की से हटके पीपल ऑफ फ्रांस को रिप्रेजेंट करने की बात आ गई। तो that one thing actually pushed the factors of creating a collective identity. सो ये सब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ, हमने रिजल्ट तो देखा कि लुई 16 को हटा देते हैं, ठीक है। सो ये करने के बाद हमें क्या समझ आता है कि फ्रांस के लोग एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, एकता वाली जो भावना थी वो क्रिएट तो कर ही रहे थे, ठीक है। बट वो लोग इतने अच्छे थे कि उन्होंने अपना मिशन बोल दिया कि हमें नॉट ओनली फ्रांस बट हमने यूरोप के सारे कंट्रीज को, ये जो किंग के डेस्पोटिक रूल्स होते हैं ना, ये डेस्पोटिक क्या होते हैं, जो क्रूअल रूल होते हैं ना, उनके अत्याचारी रूल होते हैं, हमें ना उनसे पूरे पीपल ऑफ यूरोप को फ्री करना है। So that became the mission of people of France to liberate, to set free the people of Europe from the cruel rule of the king. अब ये आइडियाज तो ठीक है आ गए, ठीक है, ये चेंजेस भी ले आए। अब इनको फैलाएगा कौन,
क्योंकि आइडियाज नीड टू बी स्प्रेड, अदरवाइज दे आर जस्ट आइडियाज। सो इसको फैलाया कैसे गया? सो इसको इन सारे आइडियाज को स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास लोग जो एजुकेटेड थे, जैकोबिन क्लब्स आपने 9th में पढ़ा होगा, उनके थ्रू ये सारे आइडियाज़ को स्प्रेड किया गया। और क्योंकि इन लोगों ने स्टार्ट किया आइडियाज़ को स्प्रेड करना अपने डिफरेंट डिफरेंट वेज में, फ्रेंच आर्मी के लिए एक रास्ता खुल गया। और फ्रेंच आर्मी भी डिफरेंट डिफरेंट जगह में, जैसे आप देख सकते हो, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, यहाँ यहाँ जाके इन्होंने ये आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म को फैलाया। सो इट वॉज नॉट ओनली लिमिटेड टू फ्रांस, बट इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग इन द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ यूरोप। अब क्या होता है, अगर आपने 9th में नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं कि बहुत कुछ होता है, ठीक है। फ्रांस में पावर मोनार्की से हट जाती है, फिर जैकोबिन के पास भी आ जाती है कुछ टाइम में, जैकोबिन क्लब जो थर्ड एस्टेट के थे, ठीक है। उसके बाद मिडिल क्लास के हाथ में भी पावर आ जाती है, बट एक्चुअली पावर की स्टेबिलिटी नहीं होती प्रॉपरली, किसी के हाथ में ढंग से रहता नहीं है। सो एक मिलिट्री डिक्टेटर यानी कि आपको पता है एक बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर फिगर है, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, उनके हाथ में पावर आ जाती है, ठीक है। अब नेपोलियन बोनापार्ट आए थे, उन्होंने फ्रांस में कंट्रोल लाए, ठीक है, अपना उन्होंने डेमोक्रेसी हटा दी, अपना रूल ले आए। लेकिन नेपोलियन ने बहुत सारे अच्छे चेंजेस किए थे, ठीक है। सो अभी हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि फ्रांस कैसे कैसे डेवलप हो रहा है। अब एक बात हमें याद रखनी है, ये आगे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन ने बोली है, जिसका नाम है ड्यूक मेटरनिक, उन पे हम थोड़ा लेटर ऑन आएंगे। बट हमें याद रखनी है कि जो भी फ्रांस में होता था ना, वो बाकी पार्ट ऑफ यूरोप में फैलने लगता था, डेफिनेटली। तो फ्रांस में अगर रेवोल्यूशन हो रहा है तो बाकी पार्ट ऑफ यूरोप में तो फैलना ही है, ठीक है। और यूरोप की कुछ कंट्रीज आपको तो याद होनी चाहिए, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ठीक है, पोलैंड हो गया। सो रिमेंबर द नेम ऑफ द कंट्रीज बिकॉज दीज विल बी काइंड ऑफ रिपीटेड। सो नेपोलियनिक कोड जो था, अब ये नेपोलियन क्या थे, मैंने आपको बताया था कि कुछ अच्छे चेंजेस भी लाए थे, ठीक है, इन्होंने डेमोक्रेसी हटा दी, बट इन्होंने कुछ अच्छे चेंजेस भी लाए थे फ्रांस में। सो इसमें से क्या हुआ कि इन्होंने फ्रांस के सिस्टम को और बेटर एफिशिएंट मतलब बेहतर बनाने की कोशिश की। सो पहले तो इन्होंने बाय बर्थ जो राइट्स मिलते थे, किनको मिलते थे, कुछ प्रिविलेज क्लासेस थे लाइक नोबिलिटी एंड क्लर्जी, ठीक है, उनको उनको जो बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिलते थे वो नेपोलियन ने हटा दिए। उसके बाद उन्होंने इक्वालिटी बिफोर लॉ ले आया, यानी कि लॉ के सामने सब सेम है। उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी भी लाया। सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वाज डन बाय नेपोलियन। फिर उन्होंने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, सो ग्रुप्स के ऊपर, गिल्ड आपको पता है जो एक टाइप का काम करते हैं, लोगों का ग्रुप, ठीक है, उनके ऊपर अगर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे तो वो हटा दिए। उन्होंने ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाया, कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बनाया। बेसिकली वो इम्प्रूवमेंट ला रहे थे फ्रांस में। ऑल्सो उन्होंने फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश किया, उन्होंने पीजेंट्स को फ्री किया, ठीक है, सर्फ फ्यूडल लॉर्ड्स और सर्फ का जो सिस्टम था उससे फ्री किया। तो और नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में भी बहुत सिंप्लीफिकेशन की, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज लाइक प्रशासन, ठीक है, उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की, ठीक है। एंड उन्होंने प्रॉपर लॉज लाए, प्रॉपर वेट्स एंड मेजर्स लाए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें उन्होंने की। सो नेपोलियन ने कुछ अच्छी चीज़ें भी की। ऑलराइट, अब क्या होता है, सो नेपोलियन के चेंजेस का लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन होता है। फर्स्टली लोग वेलकम करते हैं कि वाओ व्हाट ग्रेट चेंजेस, बट लोगों की पॉलिटिकल फ्रीडम छीन लेते हैं नेपोलियन, क्योंकि डेफिनेटली डिक्टेटर थे, ठीक है, अपने आप को ही लीडर मानते थे। सो लोगों की पॉलिटिकल फ्रीडम छीनी, फिर लोगों का रिएक्शन बहुत डिफरेंट हो गया, क्योंकि एक तो उन्होंने दो तीन चीज़ें और गलत की थी, लाइक फोर्सफुली फ्रेंच आर्मी में लोगों को रिक्रूट करना, और सेंसरशिप लगाना, ठीक है, सेंसरशिप मतलब कौन क्या बोलेगा, क्या छापेगा, सब कुछ नेपोलियन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो ये कुछ दो तीन चीज़ों से ना बेसिकली लोगों को लग रहा था कि उनकी फ्रीडम तो एक्चुअली में छिन रही है, अच्छे चेंजेस का क्या फ़ायदा जब हम अपनी फ्रीडम को ही नहीं यूज़ कर पाएंगे। सो इसीलिए लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन था टुवर्ड्स नेपोलियन, ठीक है। अब याद रखना हमने कि नेपोलियन को 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू में हरा दिया गया था।
बैटल ऑफ वाटरलू 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया था। उनके बाद कौन आया, दैट इज टू बी कंटिन्यूड। ठीक है, सो अब क्या है, ये हो गया फ्रांस का। फ्रांस की डेवलपमेंट हमने देख ली, कैसे उन्होंने कलेक्टिव आइडेंटिटी के टूवर्ड्स गए, ये भी हमने देख लिया। अब फ्रांस के अलावा भी तो पूरे यूरोप के बारे में बात करनी है हमें। तो यूरोप का जो रीजन था, ऑस्ट्रिया हंगरी रीजन विच कम्स इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप, ठीक है, वहां पे रूल करता था हैब्सबर्ग एम्पायर। ठीक है, अब हैब्सबर्ग एम्पायर जो रूल करता था, हमें ये याद रखना है कि वहाँ पे डिफरेंट एथनिक बेस्ड ग्रुप्स थे। एथनिक मतलब डिफरेंट कल्चर बेस्ड ग्रुप्स थे, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोलते थे। उनको आपस में अपनी कम्युनिकेशन बिल्कुल थी नहीं, कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी उनके बीच में। डिफरेंट रीजन में डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग लोग थे। ठीक है, अभी जैसे याद रखना है, एक अल्पाइन रीजन है जिसमें टायरोल आता है, सुतेदन लैंड आता है, ठीक है, फिर बोहेमिया आता है, फिर वहाँ पे लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते थे। फिर हंगरी में आधे लोग एक लैंग्वेज मैग्यर लैंग्वेज बोलते थे, फिर आधे लोग लोकल लैंग्वेजेस बोलते थे। तो वहाँ के रीजन्स के नाम और वहाँ पे लोगों के लैंग्वेज के नाम, ठीक है, और जो भी लोग लैंग्वेज बोलते थे उसके नाम आपको याद होने चाहिए अगर आप किसी एग्जाम में अपेयर हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपको याद होने चाहिए। और उसमें वो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं बेसिकली, कि पहले तो हमें पता है कि जर्मनी हो गया, ठीक है, या इटली हो गया, ये एज कंट्रीज एग्जिस्ट नहीं करते थे। ठीक है, सो जैसे ये सेंट्रल रीजन है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रिया हंगरी, तो ये भी छोटे छोटे टेरिटरीज थे। ठीक है, और आपस में इनमें कोई यूनिटी नहीं थी, बस एक कॉमन चीज थी कि वो अपने एम्परर को रिस्पेक्ट देते थे। अब जब ये बात है कि इनमें कोई यूनिटी नहीं है, इनकी लैंग्वेज सेम नहीं है, फिर कैसे यूरोप में कंट्रीज नेशन स्टेट्स डेवलप हुए? सो वो स्टार्ट होगा अब से। ठीक है, अभी जो हम आगे बढ़ने वाले हैं। सो पहले तो हमें याद रखना है कि जो यूरोप का बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला पीरियड था, उसमें दो ग्रुप्स थे, एरिस्टोक्रेट्स एंड पीजेंट्स। ठीक है, अब आते हैं एरिस्टोक्रेट्स पे। अगर आप बुक के साथ फॉलो कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। ठीक है, सो जो एरिस्टोक्रेट्स होते हैं ना, एरिस्टोक्रेट्स बेसिकली बहुत ही सोशली और पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग क्लास होते हैं। ये बेसिकली क्लास है। ठीक है, सो क्लास किस पे डिफाइंड होता है, इकोनॉमी पे, ठीक है, पैसे पे, ठीक है, इकोनॉमिक टर्म्स पे। अब ये सोशली और पॉलिटिकली क्यों पावरफुल है, क्योंकि इनके पास बहुत सारी जमीन है, गांव में भी शहर में भी। अब अमीर लोगों की पता है पॉपुलेशन कम होती है, ये तो हमें पता ही है। तो इनकी भी पॉपुलेशन न्यूमेरिकली कम थी, ये लोग, ठीक है, बट ये लोग बहुत रिच थे, इनका लाइफस्टाइल बहुत ही हाई फाई था। और इनका दे यूज टू स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज, जो बहुत ही हाई माना जाता था। ठीक है, एंड या आपस में ही दे यूज टू क्रिएट टाइज ऑफ मैरिज ऑल्सो। ठीक है, सो हमें पता चल गया कि कितने पावरफुल थे। ठीक है, अब इनके पास डेफिनेटली प्रिविलेजेस होंगे, क्योंकि इन्हीं की लैंड पे पीजेंट्स वर्क कर रहे थे। ठीक है, सो पीजेंट्स तो आपको पता है जो लैंड पे वर्क करते हैं। ठीक है, दे आर लाइक फार्मर्स। सो एरिस्टोक्रेट्स पावरफुल थे, पीजेंट्स हमारे पुअर थे। ठीक है, सो ये था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन के। ठीक है, तो ये दो क्लासेस, ठीक है, क्लासेस एग्जिस्ट करती थी। अब आपके बुक में दिया है कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में कौन थे, ठीक है, जो कल्टीवेट करते थे लैंड, और वेस्टर्न यूरोप में कौन करते थे कल्टीवेट लैंड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है ना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है। अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? सो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है ना, इट इज बेसिकली कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज। अब हमें पता है पहले जो लाइवलीहुड था वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रीज आने लग गई, ठीक है, फैक्ट्री वगैरह सेटअप होने लगी। सबसे पहले तो इंग्लैंड में आया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है
कि बाकी यूरोप में इट स्टार्ट स्प्रेडिंग। तो डेफिनेटली अब अगर फैक्ट्री में वर्क करना है तो लोग गांव से उठ के, विलेजेस से उठ के, दे विल स्टार्ट मूविंग टू टाउन्स। सो टाउन्स की ग्रोथ होने लगती है। अब टाउन्स में क्या होगा, लोग जाएंगे तो फैक्ट्रीज में वर्क करेंगे, कुछ लोग होंगे जो फैक्ट्री चलाने वाले होंगे। तो डेफिनेटली एक वर्किंग क्लास इमर्ज होती है, बेसिकली जो वर्क कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, ठीक है। कमर्शियल क्लास इमर्ज हो रही है, मिडिल क्लास हो रही है, लाइक जो बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, उनका क्रिएशन हो रहा है। सो अब हम एरिस्टोक्रेट्स और पीजेंट्स के अलावा एक न्यू क्लास इमर्ज होते हुए देख रहे हैं, दैट इज द वर्किंग क्लास एंड द मिडिल क्लास, ठीक है। सो डेफिनेटली अब मिडिल क्लास एजुकेटेड है तो इनकी सोच भी खुलेगी, और ये अब चाहेंगे कि जो प्रिविलेजेस इनको मिली थी एरिस्टोक्रेट्स को, वो खत्म हो बिल्कुल, ठीक है। अब इनके न्यू आइडियाज आएंगे, आइडियाज ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम, क्योंकि अब इनको तो अवेयरनेस आ चुकी है, ठीक है। दे सी बेटर लाइफ कमिंग, सो दे वांट freedom, they want equality. So then comes a new term, liberal nationalism, and this is not just a term, this is an idea, a very in-depth idea जिसने पूरे यूरोप की स्टोरी को इन्फ्लुएंस किया है। तो लिबरलिज्म का मतलब होता है फ्री, ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड से आया है लिबर, जिसका मतलब है फ्री। और नेशनलिज्म तो हमें पता है, ठीक है, फीलिंग ऑफ लव टुवर्ड्स नेशन, ठीक है, दैट इज डिवोशन। ऑलराइट, सो लिबरल नेशनलिज्म के दो डायमेंशंस हैं, दो सेंसेस हैं, पॉलिटिकल सेंस और इकोनॉमिक सेंस, ठीक है। तो दो सेंस में इसकी बात की गई है। तो जो पॉलिटिकल सेंस है, अब पॉलिटिकल सेंस में लिबरल नेशनलिज्म क्या हो सकता है? तो डेफिनेटली तो उनके चॉइस की गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है। सो गवर्नमेंट बाय कंसेंट, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब लोग लॉ के सामने इक्वल हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्रिविलेजेस मिले थे, ठीक है, लाइक एरिस्टोक्रेट्स को, वो सब हट जाना, ठीक है, एंड एबॉलिश हो जाना उनका, ठीक है। गवर्नमेंट बाय देयर चॉइस, डेफिनेटली, ठीक है। पार्लियामेंट का बनना और कॉन्स्टिट्यूशन का होना, ठीक है, ये सारी। अब उसमें सफरेज मांगना, वोटिंग राइट्स मांगना, बट यूनिवर्सल सफरेज ना मांगना, क्यों? क्योंकि विमेन और नॉन प्रॉपर्टीड मैन, ठीक है, ये दो कैटेगरीज हैं जिनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलती थी। तो किसको मिलती थी? जो प्रॉपर्टीड मैन है, ठीक है, उनको ही वोटिंग राइट्स मिलती थी। तो उस टाइम पे भी यू नो अर्ली 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी स्ट्रगल कर रहे थे ये लोग अपने वोटिंग राइट्स के लिए, ठीक है। सो ये था पॉलिटिकल सेंस में फ्रीडम, ठीक है। उस टाइम पे ठीक है, डेफिनेटली लोग अवेयरनेस, फ्रीडम, लिबर्टी की बात कर रहे थे, लेकिन लोग इतने भी सोच के खुले नहीं थे। अदरवाइज क्यों नहीं वो विमेन और नॉन प्रॉपर्टीड मेन के लिए आवाज उठाते? Anyway, coming to the next point, that is the economic dimension, the economic sphere of liberalism. तो वो इन्वॉल्व करते हैं फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। तो जो रेस्ट्रिक्शंस लगती है ना मार्केट में ट्रेड करते टाइम, वो ना हो, ठीक है। नेटवर्क ऑफ रेलवेज क्रिएट करना, ठीक है। और क्या चीज़ें हो सकती हैं उसमें? मूवमेंट ऑफ गुड्स को इम्प्रूव करना, ठीक है, फैसिलिटेट करना, रिस्ट्रिक्शंस कम करना। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपके लिए ज़ोल्वरीन, ठीक है। अब ये ज़ोल्वरीन क्या था? सो 1834 में, ठीक है, 1834 में इसका क्रिएशन हुआ था। अभी मैं बता रही हूँ एक चीज़, जर्मनी जो था, पहले जर्मनी नहीं था, इट वॉज अ कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन, यू कैन जस्ट लिटिल इन लिटिल terms you can say, इट वॉज अ ग्रुप ऑफ 39 स्टेट्स, ठीक है, जर्मन रीजन जिसको कहा जाता था, ठीक है। और कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, जिसमें से सबसे पावरफुल आपको याद रखना है वॉज प्रूशिया, ठीक है। प्रूशिया जो था सबसे ज्यादा पावरफुल था, ठीक है। ये नेपोलियन के टाइम पे बना था। एंड क्या है इसमें कि 1834 में प्रूशिया ने कस्टम्स यूनियन बनाया। अभी जो मैं जॉल्वरीन के बारे में बता रही हूँ, इससे पहले एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एनसीईआरटी में, वो पढ़ लेना। जो मैं बता रही हूँ वो कॉन्सेप्ट है कि 1834 में कस्टम यूनियन बनाया गया था, ठीक है। क्यों?
अब क्या प्रॉब्लम थी ना, जैसे एक रीजन से दूसरे रीजन जाते थे तो फिर बहुत ज़्यादा कस्टम बैरियर्स होते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टैरिफ देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, ठीक है, और तो और हर जगह ना करेंसी चेंज हो जाती थी, तो ऐसे ना मूवमेंट ऑफ ट्रेड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो इस यूनियन ने, एक तरीके का संगठन ही तो था ये, तो इसने दो चीज़ें की। एक तो इसने नंबर ऑफ करेंसीज, ठीक है, 30 टाइप की करेंसी से रिड्यूस करके 2 टाइप ऑफ करेंसीज कर दिया, ठीक है। एंड सेकेंडली इन्होंने एबॉलिश कर दिया टैरिफ बैरियर्स, ठीक है, हटा दिया टैरिफ बैरियर्स को, ठीक है, क्योंकि अगर टैरिफ ही देते रह जाएंगे, टैक्स देते रह जाएंगे, तो फिर अपने ही लॉस में चले जाएंगे, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होने लगी। सो ज़ोल्वरी ने एक इम्पॉर्टेंट, प्रूशिया ने बनाया था कस्टम यूनियन, जिसको बाकी जर्मन स्टेट्स ने भी ज्वाइन किया था, ठीक है। सो ये हो गया हमारा लिबरल नेशनलिज्म। अभी हमने पढ़ा था थोड़े टाइम पहले कि नेपोलियन को हरा दिया जाता है बैटल ऑफ वाटरलू में, ठीक है, तो बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में हराया जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि उसके बाद कौन आएगा, तो उसके बाद आते हैं कंजर्वेटिव्स इन 1815, ठीक है। तो कंजर्वेटिव्स इन 1815 आते हैं। मैंने ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं लिखे हैं स्लाइड्स में, बिकॉज फिर मैं ज़्यादा लिखूंगी, फिर आप वो भी रीड करोगे और सुनोगे भी, तो इससे बेटर है अंडरस्टैंड करो मैं क्या कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ठीक है। सो कंजर्वेटिव्स आते हैं 1815 में, और ये कंजर्वेटिव्स कौन से हैं, बेसिकली कौन से पावर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो 4 पावर्स, ठीक है, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया और प्रूशिया, ठीक है, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया और प्रूशिया। अब ये कंजर्वेटिव्स लोग हैं कौन, ठीक है। सो कंजर्वेटिव्स जो है बेटा, उनका मतलब है कि ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल थिंकिंग को सपोर्ट करने वाले, ठीक है, ट्रेडिशनल थिंकिंग, एक पुरानी सोच रखने वाले लोग, ठीक है। एंड दे डू नॉट एक्सेप्ट चेंज, ठीक है। अब क्या हो गया है कि ये लोग चाहते थे कि सोसाइटी ना यूरोप में जैसे पहले टाइप की थी ना वैसे ही रहे, क्योंकि अभी जो रेवोल्यूशन होने लगे तो सोसाइटी चेंज होने लग गई, बट ये लोग नहीं चाहते थे। सो ये लोग भी मोनार्की को सपोर्ट करते थे, ये लोग भी चाहते थे कि सोसाइटी में ऊंच नीच रहे, ठीक है, सोशल हायरार्की रहे, ठीक है। सो कंजर्वेटिव्स फॉर सच पीपल, ठीक है। सो अब क्या होता है कि कंजर्वेटिव्स ये चाहते हैं, बट अब वो देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं सोसाइटी में, तो सोसाइटी को बिल्कुल पहले जैसा नहीं कर सकते, क्योंकि अब लोग थोड़े थोड़े जागरूक हो गए अपने राइट्स को लेके। तो फिर वो क्या कहते हैं कि ठीक है, हम स्लो चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं वो पावर अपने हाथ में ही चाहते हैं, ठीक है। तो कंजर्वेटिव्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं, वो भी ऑटोक्रेटिक थे, दे वांटेड पावर इन देयर हैंड, वो लोग सेंसरशिप इम्पोज करते थे, दे डिड नॉट लाइक इन कोई क्रिटिसिज्म, दे, ठीक है, उनको कोई क्रिटिसाइज करे, दे डिड नॉट अप्रिशिएट दैट थिंग। सो ऐसे थे कंजर्वेटिव्स, ठीक है। अब क्या होता है, कंजर्वेटिव्स 1815 में आते हैं, तो ये साइन करते हैं ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वियना ये लोग साइन करते हैं। अब यहाँ क्या होता है, तो बेसिकली वियना इज इन ऑस्ट्रिया, ठीक है। सो ऑस्ट्रिया का कैपिटल ही है वियना, ठीक है। ये साइन होता है, अब ऑस्ट्रिया में हुआ है, तो फिर ये डेफिनेटली वहां पे किसी ने होस्ट भी किया होगा उसको, तो ऑस्ट्रिया के ही किसी बड़े इंसान ने उस मीटिंग को होस्ट किया होगा, तो वो था ड्यूक मेटरनिक, जो कि चांसलर था, ठीक है। उसने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली, ठीक है, अब क्या बोली वो आगे बताऊंगी। सो ये होता है हमारा ट्रीटी ऑफ वियना में, जो 1815 में साइन होता है। ट्रीटी क्या होता है, अब ट्रीटी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कुछ कुछ पॉइंट्स लिखे रहते हैं और वो साइन होता है, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट जो था वो ये लिखा था कि अनडू द चेंजेस डन बाय नेपोलियन, तो नेपोलियन ने जो भी चेंजेस किए थे उसको उठा के पहले जैसा कर दिया गया। सेकेंडली जो बर्बन डायनेस्टी, अब लुई 16 बर्बन डायनेस्टी का था, उसको पावर से हटा दिया गया था। सो अब दोबारा से बर्बन डायनेस्टी को पावर में लाया जा रहा है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि कंजर्वेटिव्स मोनार्की को सपोर्ट करते हैं। और तीसरा तीसरा है कि फ्रांस ने जो भी टेरिटरीज गेन की थी, ड्यूरिंग द कंट्रोल बाय नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन ने पावर, जब वो फ्रांस में पावर में थे, तो उनके अराउंड जो भी टेरिटरीज थी फ्रांस के अराउंड, वो सारी
कंट्रोल से हट जाती क्योंकि नेपोलियन हार गया है। और तो और फ्रांस के अराउंड बाउंड्री सेटअप कर दी जाती है ताकि फ्रांस एक्सपैंड ना हो। ठीक है, अब क्या है कि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ टेरिटरीज किधर से हटके दूसरे उसमें मर्ज हो जाते हैं। सो दिस यू हैव टू स्टडी इन द बुक। आई एम नॉट टेलिंग यू द part which is to be learned. I'm explaining you, so you should definitely go with NCRTs. Okay, so this is the thing. Now I have told you who were the conservatives, what happened at the Treaty of Vienna. Treaty of Vienna is signed. Okay, and now comes the part of the revolutionaries. Okay, so अब कंजर्वेटिव्स आ गए दोबारा से, तो अब दोबारा से लोगों की फ्रीडम छीन रही है। अब लोग रिवोल्ट भी नहीं कर सकते ज़्यादा अच्छे से। क्यों? क्योंकि ना कंजर्वेटिव्स ने एक चीज़ की थी, नेपोलियन एक मिलिट्री डिक्टेटर था, यानी कि उसकी आर्मी स्ट्रांग थी। ठीक है, सो कंजर्वेटिव्स ने नेपोलियन को हरा दिया और उसकी आर्मी को अपने फायदे के लिए यूज़ किया। ठीक है, सो दे हैव अ स्ट्रांग आर्मी। तो रेवोल्यूशनरी सामने सामने से तो रिवोल्ट कर नहीं सकते, तो अब वो क्या बनाएंगे? वो अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाएंगे, वो सीक्रेट सोसाइटीज बनाएंगे। ठीक है, और सीक्रेट सोसाइटीज क्या होती हैं? छुप छुपा के वो प्लानिंग करते हैं कि कैसे वो मोनार्की के रूल को उठा के हटा देंगे। ठीक है, सो उसमें एक इटालियन रेवोल्यूशनरी है, ग्यूसेप मजीनी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू बी स्टडीड। ही वाज बोर्न इन जेनोवा, ही वाज फ्रॉम इटली। ओके, उन्होंने, ही वाज अ वेरी, व्हेन ही वाज अ यंग मैन, वो बहुत एंथुजियास्टिक थे। वो इटली को यूनिफाई करना चाहते थे। अब इटली को यूनिफाई करना मतलब इटली भी पहले नेशन नहीं था, इटली 7 स्टेट्स थी। ठीक है, तो इटली वाज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टेट्स। ठीक है, तो इटली को यूनिफाई करना चाहते थे, यानी कि इटली के जो 7 स्टेट्स हैं उसको मिलके सच में इटली नेशन बनाना चाहते थे। ठीक है, सो वो चीज़ था। तो यूसुफ मजीनी ने लिगुरिया में एक रेवोल्यूशन लाने की, अब रेवोल्यूशन क्या होता है? रेवोल्यूशन मतलब चेंज लाने की कोशिश की। ठीक है, मोनार्की को हटा के एक नेशन बनाने की, एक लिबरल नेशन बनाने की कोशिश की। ठीक है, सो लिगुरिया वाला अटेम्प्ट तो उनका फेल हो गया। ठीक है, उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन की थी, सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनारी। ठीक है, अब जब लिगुरिया वाला उनका अटेम्प्ट फेल हो गया तो फिर उन्होंने उनको एग्जाइल में भेज दिया गया। एग्जाइल मतलब अपनी कंट्री से दूर भेज दिया गया। वहां पे भी जाके वो रुके नहीं, उनका जो मिशन था, ठीक है, उन्होंने उसको फॉलो किया। एंड उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई, यंग इटली एंड मार्सेलीज एंड यंग यूरोप इन बर्न। ये दोनों सोसाइटीज बनाई और उसको ज्वाइन किया उनके जैसे एंथुजियास्टिक लोगों ने जो नेशन बनाने में बिलीव करते थे। एंड यूसुफ मजीनी कह रहे थे कि जो नेशन है वो नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड है, वो तो बनना जरूरी है। ठीक है, सो ही वांटेड टू मेक, इंस्टेड ऑफ स्मॉल टेरिटरीज, ही वांटेड टू क्रिएट अ बिगर नेशन। ठीक है, सो मैंने आपको बताया था कि ड्यूक मेटरनिक ने 2 बातें बोली थी। सो पहली बात तो इन्हीं के बारे में बोली थी, यूसुफ मजीनी के बारे में। क्या बोली थी? ये बोली थी उन्होंने कि ही इज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मतलब हमारे रूल का सबसे पक्का दुश्मन है यूसुफ मदीनी, क्योंकि वो क्या लाना चाहते थे? वो रेवोल्यूशन लाना चाहते थे, एक बहुत बड़ा चेंज लाना चाहते थे। क्या चेंज? मोनार्की को हटाना। तो एक तो ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बात क्या है वो हम आगे बढ़ेंगे। तो रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ना बिल्कुल मत भूलना। वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फोकस्ड अपॉन इज यूसुफ मजीनी। अब हमने देखा फ्रांस में रेवोल्यूशन। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ, नेपोलियन ने चेंजेस लाए, नेपोलियन हार गए। ठीक है, फिर अरिस्टोक्रेट्स के बारे में पढ़ा, कैसे कैसे सोसाइटी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से चेंज हो गई, एक नई क्लास आ गई। ठीक है, उसके बाद जब नेपोलियन हार गए तो कंजर्वेटिव्स आ गए, सो दोबारा से लोग की फ्रीडम जाने लगी। फिर कैसे कैसे रेवोल्यूशनरीज आ गए। ठीक है, रेवोल्यूशनरीज अंडरग्राउंड सोसाइटी से रेवोल्यूशन करना चाहते थे। ठीक है, चेंज लाना चाहते थे। सो अब डेफिनेटली एज ऑफ रेवोल्यूशन भी आएगा। ठीक है, क्योंकि अब रेवोल्यूशनरीज तो प्लानिंग में लग गए हैं। सो एज ऑफ रेवोल्यूशन जो है 1830 टू 1848 के पीरियड को बोला जाता है। अब एज ऑफ रेवोल्यूशंस में क्या होता है कि देर आर अ सीरीज ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, तो काफ़ी रेवोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, जो बेसिकली यूरोप की सोसाइटीज में एक अपराइजिंग, ठीक है, स्पार्क करते हैं। तो जुलाई रेवोल्यूशन वाज द फर्स्ट रेवोल्यूशन इन द एज ऑफ रेवोल्यूशन एरा। ठीक है, 1830 टू 48। सो जुलाई रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ था। ठीक है, इन द मंथ ऑफ जुलाई इन द ईयर 1830। ठीक है,
इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाया गया, यानी कि किंग तो है, उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि दोबारा लोगों के राइट्स पे फोकस किया गया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंस्टॉल किया गया, जिसका हेड बनाया लुई फिलिप को, ठीक है। लुई फिलिप को उसका हेड बनाया गया, ठीक है। अब जैसे ही हमने पढ़ा था इस चैप्टर के स्टार्टिंग में कि फ्रांस में चेंज आएगा, तो बाकी यूरोप में भी वो चेंज आएगा। सो अब मैं ड्यूक मेटरनिक की दूसरी बात बता रही हूँ कि ड्यूक मेटरनिक ने ये बोला था कि when France sneezes rest of the Europe catches cold, ठीक है। तो फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, तो अब बाकी जगह भी बेटा चेंज आने लगेगा, ठीक है। सो जुलाई रेवोल्यूशन वाज इन 1830 in France, all right, you have to remember this. Next comes the Greek War of Independence, ठीक है। तो ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ग्रीस में हुआ था, क्योंकि ग्रीस जो थी 15th सेंचुरी से एक एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थी, और जैसे ही उसने देखा कि फ्रांस एंड अदर रीजन्स में रेवोल्यूशंस आ रहे हैं, तो दे आल्सो स्टार्टेड डिमांडिंग देयर फ्रीडम, ठीक है। और उसके लिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, काफ़ी कंट्रीज़ ने उनको सपोर्ट किया, और काफ़ी लोगों ने वहाँ पे फंड्स इकट्ठा किए। जैसे एक इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन, उन्होंने फंड्स इकट्ठा किए फॉर ग्रीस, ठीक है। तो ये होने लगा, एंड फाइनली 1821 में स्टार्ट हुआ था ये, और 1832 में ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। और कैसे बनता है, एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ये साइन होता है, और ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है 1832 में, ठीक है। अब आते हैं रोमांटिसिज्म में। रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट है, यानी कि हमेशा वॉर के थ्रू, ठीक है, लड़ाई झगड़े के थ्रू, ठीक है, इनके थ्रू ही हम नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं ला सकते, या एक कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं बना सकते। वी कैन ऑल्सो क्रिएटेड थ्रू आवर फोक सॉन्ग्स, फोक tales, okay, folk dances, our culture, our literature, our music, our painting, all these things, इनके थ्रू हम यूनिटी या कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हैं, विच विल फर्दर लीड कि हम एक नेशन स्टेट बना लें, ठीक है। सो रोमांटिसिज्म में आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया है एक जर्मन फिलोसोफर का, जिनका नाम है जोहान गॉटफ्रीड हर्डर। इन्होंने दो वर्ड्स दिए थे, ठीक है। एक है वो दासवोक, एक है वोक्सकीस्ट। दासवोक का मतलब है द कॉमन पीपल, एंड वोक्सकीस्ट का मतलब है कि ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन इज इन इट्स फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, ठीक है। सो रोमांटिसिज्म में इनके दो आइडियाज जो थे, ये बहुत ही यूज किए गए थे इन द जर्मन रीजन, ठीक है। सेम गोज विद लाइक कैरोल कुरपिंस्की, ठीक है। He uses music, operas to spread the feeling of nationalism, ठीक है। Again, another example that is given is the Grimm brothers example. Grimm brothers जो थे, दो भाई थे, वो गांव-गांव में जाके अपने जर्मन कल्चर को बचाने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि फ्रेंच डोमिनेट ना कर दे, ठीक है, हमारे कल्चर को, तो उन्होंने अपने जर्मन फोक सॉन्ग, फोक टेल्स को इकट्ठा किया, ठीक है। सो वो इम्पोर्टेंट है, वो एक बॉक्स में दिया गया, वो पढ़ना मत भूलना, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। फिर उसमें एक पोलैंड का भी एग्जांपल है, ठीक है, जहाँ पे ये बताया गया कि लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नेशनलिज्म की फीलिंग का। अब क्यों, क्योंकि उसमें बताया गया है कि जो पोलैंड थी ना, उस टाइम पे तीन पावर्स ने उसको कंट्रोल कर लिया था, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है। पोलैंड वॉज डिवाइडेड बाय दीज थ्री पावर्स। तो वो जो रीजन था जिसमें रशिया ने कंट्रोल किया था, तो वो रशियंस अपनी लैंग्वेज इम्पोज कर रहे थे पोलैंड के लोगों पे, और पोलैंड के लोग रेजिस्ट कर रहे थे कि वो अपनी पॉलिश लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं, ठीक है। सो ये चीज होने लगी। तो अब क्या होता है कि 1831 में पोलैंड के लोग रशिया के लोगों के खिलाफ एक आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है, आर्म्ड रेबेलियन मतलब पूरे हथियारों के साथ एक दे रिबेल, ठीक है, दे रिवोल्ट, ठीक है, जो क्रश कर देते हैं रशियंस, ठीक है। बट ये दिखाता है कि कैसे उन्होंने अपनी लैंग्वेज को अपनी सिंबल ऑफ यूनिटी यूज की, ठीक है। और फिर एक और चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये जो पॉलिश पीपल अपनी लैंग्वेज यूज करते थे रशियंस के मना करने के बावजूद भी, ठीक है, तो उन लोग को पनिशमेंट मिल जाती थी। फिर कैसे, उन लोगों को, जो चर्च के लोग थे, बिशप्स वगैरह, उनको ना साइबेरिया भेज देते थे जेल में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है। तो हमने लैंग्वेज का रोल देखा, हमने म्यूजिक, ओपेराज, ठीक है, और फोक सॉन्ग, फोक टेल्स, इन सब का इम्पोर्टेंट
रोल देखा, ठीक है। अब आता है साइलेशिया रिवोल्ट। साइलेशिया रिवोल्ट हुआ था 1845 में। So Silesia you will see in the central part of Europe. So यहाँ पे क्या हुआ था कि एक छोटा सा एक रिवोल्ट था कि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ वीवर्स को दिया था रॉ मटेरियल और कहा था आप सामान बना के दो तो फिर हम आपको पेमेंट देंगे, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने पेमेंट के टाइम पे बहुत कम पेमेंट कर दी। सो ऑब्वियसली वीवर्स को गुस्सा आएगा। सो फिर ये एक बेसिकली फाइट थी बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर एंड द वीवर्स। कॉन्ट्रैक्टर तो भाग गया, ठीक है, और दूसरे गांव में भी उसको शेल्टर नहीं मिला। सो ये एक लड़ाई थी जिसमें ये दिखा रहे हैं कि पीपल स्टार्टेड, वीवर्स आल्सो स्टार्टेड बिकमिंग अवेयर कि हाँ उनको दे डिजर्व मोर, ठीक है। तो अब लोग अपने लिए आवाज उठाने लग गए। तो आप देख रहे हो सोसाइटी में ग्रेजुअल चेंज आ रहा है, ठीक है। नाउ पेरिस में भी एक रिवोल्ट हुआ था 1848 में, ठीक है। अभी जुलाई रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ था कि 1848 फ्रांस में क्या हुआ था। 1830s जो था ना, एक्चुअली 1830s जो पीरियड था वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली, ठीक है, पैसे का आना बहुत ही बुरा दौर था, ठीक है। उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी, पॉपुलिज्म फैला हुआ था, यानी कि पॉवर्टी बहुत फैली हुई थी, ठीक है। कभी बैड हार्वेस्ट हो जाता था। सो इकोनॉमिक हार्डशिप्स बहुत ज़्यादा थी उस टाइम पे, ठीक है। और 1848 में तो एक्सट्रीम फूड शॉर्टेज हो जाती है, खाने की कमी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत गुस्सा आ जाता है, ठीक है। और लोग लिटरली रोड पे आ जाते हैं, ठीक है। एंड पीपल कम ऑन द रोड्स पेरिस में। और लुई फिलिप जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था, फिर वो भाग जाता है, ठीक है। तो वहां पे फिर क्या होता है कि इसके बाद फ्रांस के लोग अपने आप को रिपब्लिक कहते हैं। 21 ईयर्स अबव मेल को वोटिंग राइट्स मिल जाती है और गारंटीड राइट टू वर्क मिलता है। तो ये होता है पेरिस के रिपोर्ट के बाद। फिर एक लास्ट रिवोल्ट है रेवोल्यूशन बाय द लिबरल्स। तो ऑफ कोर्स ये जो रेवोल्यूशंस हुए ये पीजेंट्स एंड जो थर्ड स्टेट के जो पुअर लोग थे उन्होंने मेजरली पार्टिसिपेट किया, ठीक है। लेकिन रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स जो है उसमें ये क्लियरली स्पेसिफाई किया कि इसमें मिडिल क्लास ने बहुत पार्टिसिपेट किया, ठीक है। सो ये जो रेवोल्यूशन बाय लिबरल्स था ये जर्मन रीजन में हुआ था, ठीक है। और जर्मन रीजन में विमेन ने भी इसमें इसका पार्ट बने थे वो, ठीक है। सो जर्मन रीजन में क्या था कि अब दे वांटेड कि एक जर्मन पार्लियामेंट बन जाए, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया और उन्होंने कहा कि अब हम मार्च करके जाएंगे, ठीक है, और हम अपनी पार्लियामेंट बनाएंगे। अब वो मार्च करके फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, ठीक है, जाना चाह रहे थे, ठीक है। अब वो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का है, वो एक चर्च, सेंट पॉल चर्च, ठीक है, वहां पे, ठीक है। तो वहां पे जाना चाह रहे थे। तो वहां पे जाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी देयर, ठीक है, ठीक है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट किया, ठीक है। और वो चाहते थे कि उनकी पार्लियामेंट बन जाए, जिसके लिए उन्होंने बोला कि हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहिए, ठीक है। किंग हमारा हेड बन जाएगा लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए, ठीक है, वहां के लोगों ने बोला। तो फिर अभी हमने पढ़ा था कि जो जर्मन रीजन था वो 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन था। उसमें से सबसे पावरफुल कौन सा था? प्रूशिया। तो ये लोग जो थे, ठीक है, जो मेंबर्स इलेक्ट होके गए थे, उन्होंने प्रूशिया के किंग को बोला कि आप हमारे हेड बन जाओ। प्रूशिया का किंग कौन था? फ्रेडरिक विल्हेम फोर, ठीक है। उन्होंने उनको बोला। बट नाउ व्हाट हैपेंस इज कि वो एग्री नहीं होते हैं, और तो और वो बाकी मोनार्क, बाकी रीजन्स के, बाकी स्टेट्स के मोनार्क को भी मना कर देते हैं कि आप भी इनके हेड ना बने, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है। ऊपर से जो मिडिल क्लास होती है उनको पीजेंट्स का भी सपोर्ट हट जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती हैं। सो एज अ रिजल्ट दे आर नॉट सक्सेसफुल इन यू नो मेकिंग अ पार्लियामेंट, ठीक है। सो ये जो रेवोल्यूशन बाय द लिबरल्स है ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, ठीक है। अब इसमें ये भी बताया गया कि जो विमेन थी, ठीक है, फोटो भी दी गई है सेंट पॉल चर्च की, ठीक है। जो विमेन थी वो ना merely ऑब्जर्वर्स थी, दे वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट, ठीक है। सो वो खुद की मीटिंग्स करती थी, खुद के न्यूज़पेपर्स, खुद के डेमोन्स्ट्रेशंस, उनका सब कुछ खुद का होता था। और उनके पास आपको पता है वोटिंग राइट्स भी नहीं थे, ठीक है। सो नेवरदलेस दे स्ट्रगल टू गेट देयर
राइट्स, ठीक है। तो ये सारे आप देखोगे 1848 तक ये रेवोल्यूशंस आए हैं। एज ऑफ रेवोल्यूशन 1830 जुलाई रेवोल्यूशन से स्टार्ट हुआ था, और आप देख रहे हो रेवोल्यूशन बाय द लिबरल्स 1848 तक ये चला, ठीक है। तो अब इतने रेवोल्यूशंस हुए और दे कुड नॉट बी मतलब कुछ हद तक सक्सेसफुल हुए, लेकिन फाइनली लोगों के फेवर में आउटकम नहीं रहा, ठीक है। बट नेवरदलेस इससे ना एक स्पार्क आ गया कि कंजर्वेटिव्स को अब पता चल गया था, कंजर्वेटिव्स वही जो मोनार्की को सपोर्ट कर रहे थे, इनको अब पता लग गया था कि अब हम बिल्कुल सारी पावर अपने हाथ में नहीं रख सकते, हमें लोगों को थोड़ी बहुत तो देनी ही पड़ेगी। सो ऐसे ही एक एग्जांपल दिया गया आपके बुक में कि हैब्सबर्ग एम्पायर ने हंगेरियंस को 1867 में थोड़ी और पावर दी थी, ठीक है। मोर ऑटोनॉमी वाज गिवन टू देम। सो दिस वाज द थिंग। अब फाइनल आते हैं हम यूनिफिकेशन पे, ठीक है। ये यूनिफिकेशन क्या है? यूनिफिकेशन मतलब कि अब हम उस जर्नी पे आए हैं कि हमने देखा कि कैसे इन रिवोल्ट के चक्कर में लोगों के अंदर कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप होने लगी, ठीक है। जिस चाहे वो रोमांटिसिज्म से हो, ठीक है, कल्चर के थ्रू, फोक सॉन्ग्स के थ्रू, ठीक है, फोक डांसेस के थ्रू, या चाहे उनका मकसद एक हो, जैसे वो रोड पे आ गए थे, ठीक है, टू दे केम टुगेदर बिकॉज ऑफ वन पर्पस, ठीक है। ये सारी चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है। सो अब यूनिफिकेशन मतलब कि कलेक्टिव आइडेंटिटी तो बन गई, लेकिन अभी हमने देखा कि पूरा जो रेवोल्यूशन हुआ उसका आउटकम लोगों के फेवर में नहीं हुआ, ठीक है। सो यूनिफाई तो होंगे, अब नेशन स्टेट्स बनेंगे तो सही, लेकिन इनको फाइनली कंट्री कौन बनाएगा? तो इनको कंट्री बनाएंगे बेटा मोनार्की ही बनाएंगे, क्योंकि अभी भी पावर किसके हाथ में है? कंजर्वेटिव्स, मोनार्की के हाथ में है पावर, ठीक है। सो अब इनको भी मोनार्की ही यूनिफाई करेंगे। सो सबसे पहला यूनिफिकेशन है जर्मनी का, ठीक है। जर्मन रीजन थे 39 स्टेट्स, अब ये जर्मनी बनेगा, ठीक है। सो इसमें बेटा यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो किया था किंग ने, जो कि विलियम वन थे, ठीक है। किंग विलियम वन। चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है, चीफ मिनिस्टर भी थे, उनका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क। अब जंकर्स थे, ये जंकर्स कौन थे? तो हमने पढ़ा था प्रुशिया सबसे पावरफुल था, तो वहाँ के जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे उनको जंकर्स कहते थे, ठीक है। और मिलिट्री ने, ठीक है, मिलिट्री ने किया यूनिफाई, ठीक है। तो प्रुशिया ने बेसिकली जिम्मा लिया, ठीक है। तो बेसिकली प्रुशिया ने 3 वॉर्स भी लड़ा, ठीक है, 7 इयर्स के टाइम पे। किससे? डेनमार्क से, ऑस्ट्रिया से, फ्रांस से। और कौन जीता? प्रुशिया ही जीता। तो फाइनली यूनिफाई हो जाता है जर्मनी 1871 में, जिसका किंग बनता है विलियम वन, ठीक है। और कहाँ बनता है बेटा? केजर विलियम वन। वो बनते हैं पैलेस ऑफ वर्सेल्स में, इन द हॉल ऑफ मिरर्स, ठीक है। तो वहाँ पे वो बनते हैं, और उसके बाद वहाँ की करेंसी मॉडर्नाइज होती है, बैंकिंग सिस्टम, लीगल सिस्टम आता है। सो ऐसे यूनिफिकेशन होता है जर्मनी का, ठीक है। सो बेसिकली विलियम वन को प्रोक्लेम करते हैं जर्मन एम्परर, ठीक है। सो इन लोगों की मदद से किंग, चीफ मिनिस्टर, जंकर्स, मिलिट्री, बिकॉज ऑफ देम जर्मनी यूनिफाई हो जाती है, ठीक है। और उसका किंग बन जाता है केजर विलियम वन। नेक्स्ट इज यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। इटली हमने पढ़ा था 7 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, ठीक है। तो फिर क्या होता है, वहाँ पे जो स्टेट्स होती है ना, वो अपने अपने लैंग्वेजेस बोलती हैं, ठीक है। उनके डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं। बट एक ऐसा स्टेट होता है जो इटालियन प्रिंसली स्टेट होता है, ठीक है। बेसिकली इटालियन राज घराना होता है, और वो है सार्डिनिया पिडमेंट। वहाँ का राजा होता है बेटा विक्टर इमानुअल टू, ठीक है। तो ये जिम्मा लेते हैं कि ये यूनिफाई करेंगे इटली को, ठीक है। अब हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप्स थे। दूसरा, नॉर्दर्न इटली था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के रूल में, सेंट्रल था पोप के रूल में, और सदर्न था बर्बन किंग ऑफ स्पेन के रूल में। ये आपके बुक में क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स को डिफरेंट डिफरेंट एम्पायर्स कंट्रोल कर रहे थे। सो किंग विक्टर इमानुअल टू लेते हैं जिम्मा की ये यूनिफाई करेंगे इटली को। सो क्या होता है कि नॉर्दर्न रीजन में कैवॉर, ठीक है, जो कि चीफ मिनिस्टर है, इनको फ्रेंच बड़ी अच्छी आती है, तो थोड़ी बहुत इनको सपोर्ट मिल जाती है, और नॉर्दर्न रीजन में ये कंट्रोल गेन कर लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम द ऑस्ट्रियन
हैब्सबर्ग रूलर्स, ठीक है, वहाँ पे ये कंट्रोल गेन कर लेते हैं। अब आती है साउथ की बारी, ठीक है, तो वहाँ पे एक इटालियन फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, ज्यूसेप गैरिबॉल्डी। अब कंफ्यूज नहीं होना है, ज्यूसेप मजीनी वो भी इटालियन थे, उन्होंने पहले कोशिश की थी 2 बार इटली को यूनिफाई करने की, बट ही कुड नॉट डू सो, ऑलराइट। सो फिर क्या होता है कि ज्यूसेप गैरिबॉल्डी, ठीक है, वो फ्रीडम फाइटर है, वो विक्टर इमानुअल टू की हेल्प करते हैं। यूसुफ गैरिबॉल्डी ने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी रेड शर्ट्स करके, उनकी आर्मी का नाम है, ठीक है। सो उनके बारे में भी दिया गया आपके बुक में। सो वो कहते हैं कि वो यूनिफाई करेंगे इटली को, ठीक है, वो सदर्न इटली को सदर्न इटली के टुवर्ड्स जाते हैं, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स बनाते हैं, ठीक है, आर्म्ड वॉलंटियर्स और पीजेंट्स, उनके साथ वो सदर्न इटलीज में जाते हैं और वो गेन कर लेते हैं कंट्रोल, ठीक है। सो 1859 में स्टार्ट होता है, 1870 तक ही इज एबल टू यूनिफाई, ठीक है, ही इज एबल टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन एंड 1870 तक यूनिफाई हो जाता है इटली, और वहाँ का किंग कौन बनता है, विक्टर इमानुअल टू, ठीक है। अब ये याद रखना है कि विक्टर इमानुअल टू को ना इटली में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल कंट्रोल दिखा था, तभी उन्होंने यूनिफाई करना मांगा, ठीक है। तो ये होता है, तो ऐसे यूनिफाई होता है इटली। लास्ट है द यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन और द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, ठीक है, ये भी दिया आपके में। सो इसमें याद रखना है कि 4 एथनिक आइडेंटिटीज थी, कौन कौन सी, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट एंड आयरिश, ठीक है, ये एथनिक आइडेंटिटीज थी, कल्चर बेस्ड आइडेंटिटीज थी, ठीक है। इसमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल थी इंग्लिश, ठीक है। सो 1688 में इन लोगों ने इंग्लिश मोनार्की से पावर छीना, ठीक है, और अपनी पार्लियामेंट बनाई इंग्लिश लोगों ने, अंग्रेज जिनको कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ना ये लोग एक्ट ऑफ यूनियन पास करते हैं 1707 में, इसमें ये स्कॉटलैंड के साथ हाथ मिलाते हैं और यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है इनमें कि ना स्कॉटिश लोगों पे थोड़ा डोमिनेंट हो जाते हैं इंग्लिश लोग, ठीक है। जैसे ग्रुप था स्कॉटिश हाईलैंडर्स, ठीक है। सो उनको उनकी नेशनल लैंग्वेज, उनकी नेशनल ड्रेस, ये सब पहनने से, बोलने से, ठीक है, वो प्रोहिबिट करते हैं। सो इंग्लिश पीपल बिकम डोमिनेंट ऑन द स्कॉटिश पीपल, ठीक है। अब ये तो हो गया, स्कॉटलैंड पे कंट्रोल आ गया, ठीक है। अब आती है आयरलैंड की बारी, ठीक है। सो आयरलैंड में क्या होता है कि आयरलैंड जो है वहाँ पे 2 टाइप के कम्युनिटीज रहते हैं क्रिश्चियनिटी के, कैथलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स, प्रोटेस्टेंट्स बीइंग द माइनॉरिटी। तो क्या होता है कि जो इंग्लिश पीपल हैं वो प्रोटेस्टेंट्स को कन्विंस करके पूरे आयरलैंड पे कंट्रोल गेन कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आयरलैंड पे लोग रिवोल्ट नहीं करते, एक पर्सन थे वोल्फ टोन, ही स्टार्टेड रिवोल्टिंग अलोंग विद दिस आयरिशमैन, बट उनका जो रिवोल्ट होता है वो फेल हो जाता है। एज अ रिजल्ट जो आयरलैंड है वो भी फोर्सफुली इनकॉर्पोरेट हो जाता है, यानी कि वो भी हिस्सा बन जाता है इसका, यूके का, ठीक है। सो इससे यूनिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है 1801 में, ठीक है। एंड फिर वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज इम्पोज कर दी जाती है, उनका नेशनल एंथम इम्पोज किया जाता है, गॉड सेव अवर नोबल किंग, उनका फ्लैग, यूनियन जैक, उसको इम्पोज किया जाता है। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें होती हैं यूनिफिकेशन में, यूनिफाई हो जाता है, ठीक है, यूके बन जाता है, जर्मनी बन जाता है, इटली बन जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज विजुअलाइजिंग नेशन, एलिगरी। तो यहाँ पे यूनिफिकेशन में समझ लो एक प्रोसेस जो हमारा था नेशन स्टेट बनाने का वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली हम पढ़ेंगे विजुअलाइजिंग द नेशन, विजुअलाइजिंग नेशन के बारे में। सो ये सारे टाइम पे जब हम कलेक्टिव आइडेंटिटी बना रहे थे उसमें ना एक और चीज़ क्रिएट की गई थी, वो थी एलिगरी। एलिगरी का मतलब होता है जब हम किसी भी आइडिया को, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पर्सन का रूप देते हैं, पर्सोनिफाई करते हैं, वो होता है एलिगरी। तो आप देखोगे कि नेशन, अब इंडिया है, इंडिया को भारत माता कहते हैं, सो वी आर गिविंग इट अ फीमेल फिगर, ठीक है। सो इन द सेम सेंस, ठीक है, उस टाइम पे फ्रांस को भी मैरियानी एंड जर्मेनिया फॉर जर्मनी, दे वर द एलिगरी ऑफ
the respective nations, ठीक है। और तो और ये क्रिएट किया जाता था ताकि लोगों को उनकी यूनिटी का रिमाइंडर मिले, इनके स्टैच्यूज लगाए जाते थे, इनको कॉइन स्टैम्प्स में प्रिंट किया जाता था सो दैट पीपल नो अबाउट देम, ठीक है। एलिगरी के दो मतलब होते थे, एक लिटरल जो एक्चुअल सेंस में और एक सिंबॉलिक मतलब, ठीक है। तो ये और तो और एलेगरी लोगों के लिए एक सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, यूनिटी, ठीक है। उनको रिमाइंडर, बेसिकली इट वाज अ रिमाइंडर ऑफ देयर यूनिटी, वो स्टैंड होता था। So this was about the allegory. Along with it, certain symbols have been given, ठीक है। जैसे कि broken chain हो गया, या women, blindfolded women with the weights, ठीक है। So वो क्या डिपिक्ट करता है, वो जस्टिस को डिपिक्ट करता है, ठीक है। तो उन कुछ सिंबल्स यूज किए जाते थे उस टाइम एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है। अब जैसे जर्मेनिया है जो एलिगरी है जर्मनी की, उसके सर पे ओक लीव्स है, तो वो क्या डिपिक्ट करते हैं, वो भी एक सिंबल है, तो वो डिपिक्ट करता है हीरोइज्म को, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। अब फ्लैग्स के कलर आपको याद होने चाहिए, जैसे जर्मनी का अगर मैं बोलूँ तो था ब्लैक, गोल्ड एंड रेड, ठीक है। सेम गोज फॉर फ्रांस विच वॉज ब्लू, रेड एंड वाइट, ठीक है। सो आपको ये सब पता होना चाहिए। आपने जर्मेनिया को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट यानी कि सेंट पॉल चर्च में भी देखा है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो जर्मेनिया को इन्वेंट किसने किया, मैरियानो को इन्वेंट किसने किया, ये किया लिबरल रेवोल्यूशनरीज, लिबरल नेशनलिस्ट ने, रेवोल्यूशनरीज ने, ठीक है। इन्होंने क्रिएट किया था यूनिटी, ठीक है। रिमाइंडर फॉर क्रिएशन ऑफ नेशंस, ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्रिएट किया था। तो ये सिंबल्स और एलिगरी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो टॉपिक है विजुअलाइजिंग नेशन, इसमें ये बता रहे हैं कि नेशन को कैसे सोच रहे हैं, ठीक है, एज अ पर्सन सोच रहे हैं। लास्टली, ठीक है, चैप्टर जो है वो एंड होता है बल्कन रीजन के बारे में बताने से। ये बल्कन रीजन जो है 1871 में यहाँ पे टेंशन इमर्ज होती है। सो अब आपके लिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है कि आपको बल्कन रीजन के एरियाज के नाम याद होने चाहिए, ऑलराइट। रोमेनिया, अल्बेनिया, सर्बिया, मैसेडोनिया, ये सारे नाम और भी नाम है जो आपको याद होने चाहिए। सो इन्हें प्रेजेंट डे स्लाव्स भी कहा जाता है, ठीक है। जो यहाँ पे लोग रहते थे उनको स्लाव्स भी कहा जाता है, ठीक है। सो बल्कन रीजन, ठीक है, ये किसके कंट्रोल में था, ये ऑटोमन के कंट्रोल में था। अब हमने देखा कि कैसे लोग यूरोप के डिफरेंट नेशंस अपनी आइडेंटिटी बना रहे थे, ठीक है, क्रिएशन ऑफ देयर कलेक्टिव आइडेंटिटी। तो यहाँ के लोग ऑटोमन के रूल में थे, अब इनको भी फ्रीडम चाहिए थी। सो दे स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट द ऑटोमन एम्पायर, इनको ऑटोमन के कंट्रोल से निकलना था। दूसरा, बल्कन रीजन का, ये रीजन्स आपस में बहुत जेलस होते थे, ये दूसरे के टेरिटरी में कंट्रोल गेन करना चाहते थे। तो ये फैक्टर भी था जो और टेंशन्स को बढ़ा दिया। तीसरा, ठीक है, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ठीक है, ये कुछ पावर्स थी जो इन रीजन पे कंट्रोल लाना चाहती थी अपना, ठीक है। तो ये दो तीन रीजन्स की वजह से ना बल्कन रीजन बहुत सोर्स ऑफ टेंशन बन गया, ठीक है। एक तो ऑटोमन से फ्री होना, आपस में जेलेसी, और फिर बड़े पावर्स का इन पे कंट्रोल गेन करने की कोशिश करना, इसकी वजह से क्या होता है कि बल्कन रीजन बेसिकली एक्सप्लोड हो जाता है। एंड ड्यू टू दिस इट लीड्स टू वर्ल्ड वॉर वन विच हैपेंस इन 1914। सो बल्कन रीजन में आपको एक तो पता होना चाहिए कौन से एरियाज हैं प्रेजेंट डे, ठीक है, और क्या रीजंस थे कि यहाँ पे नेशनलिस्ट टेंशन्स इमर्ज हुई आफ्टर 1871, ठीक है। एंड चैप्टर एंड्स, ठीक है, चैप्टर में बल्कन रीजन के बारे में बताते हैं और फिर एंड होता है यहाँ पे ये बोलते हुए कि नेशनलिज्म ना हर जगह फैल रहा था, नॉट ओनली इन यूरोप बट इन अदर कॉन्टिनेंट्स ऑल्सो, एंड इनका वे ऑफ स्प्रेडिंग वॉज डिफरेंट, बट अल्टीमेटली नेशनलिज्म वॉज द वन थिंग विच वॉज स्प्रेडिंग, ठीक है। उस टाइम पे आप देखो, अगर हम 1914 की बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया में भी वो फीलिंग डेवलप हो रही थी, हो चुकी थी, इवन वी वर स्ट्रगलिंग टू गेन इंडिपेंडेंस, राइट। सो दिस इज हाउ, ओके, नेशनलिज्म अलॉन्ग विद इंपीरियलिज्म, यानी कि एक तरीके से एक जगह हम नेशनलिज्म की, फीलिंग ऑफ लव की बात कर रहे हैं, और एक तरफ इंपीरियलिस्ट कंट्रोल जो कि ब्रिटिश ब्रिटिश रूलर्स जो थे वो दूसरे कंट्री में पॉलिटिकल पावर गेन कर रहे थे, कॉलोनीज बना रहे थे अपने, उसकी बात हो रही है। तो उस टाइम पे यूरोप में तो डिजास्टर हो ही गया था,
but it is also showing कि कैसे दूसरी countries पे भी यूरोप के बड़े powers like Britain was gaining control. So this is how the chapter ends, and it has been a really long video, and I'm able to I hope I'm really able to uh, justify this chapter. So if I just sum up, I would just say कि हमने पढ़ा था कि छोटे छोटे टेरिटरीज एग्जिस्ट होते थे, ठीक है, छोटे छोटे किंगडम्स होते थे, और इनमें कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, ये अपनी लैंग्वेज बोलते थे, कोई कॉमन अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। कैसे थ्रू रेवोल्यूशन थोड़े बहुत चेंजेस ला के आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश की, कैसे पावर फ्लक्चुएट हुई, कभी मोनार्की के हाथ में, कभी लोगों के हाथ में, ठीक है। लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन यूनिफिकेशन फिर कंजर्वेटिव्स ने किया, ठीक है, मोनार्की ने किया। But changes happened gradually in the European society, and later on, what led to World War One. So we see the feeling of nationalism going through, ups and downs, but actually it was created through a long drawn process, through a struggle, and how it changed the, you know, uh, destiny of Europe. So that is all for now. And I really hope that you liked the session. Please do like the video because it really takes a lot to make one, and definitely I will improve upon. This was actually, I wanted to give an overview of the chapter with some in-depth understanding, जो बहुत ज़रूरी है, but you have to supplement it with the NCRT along with the figures. I cannot cover the figures in one video, so please do the figures, please do all the map based questions, and yes, this is, and do not forget to do the dates, do not forget to read the sources, the boxes, and this general understanding will help you sail through this chapter and definitely sail through whatever you're preparing for. Thank you so much. Please do like, share, and subscribe, and do share it really with the person who needs it. Thank you.